नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। अजमेर के दरगाह इलाके में नगर निगम का पीला पंजा चला है। अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो दरगाह क्षेत्र में कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इसी दौरान अंदरकोट, 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली गेट समेत अन्य इलाकों में भी ये कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। नालियों और सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। दरगाह थाने का जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। हंगामा कर रहे 2 लोगों को इस दौरान हिरासत में भी लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि लगातार अब तैयारियों का सिलसिला और उसको लेकर के जारी है और इसी दौरान निगम का यहां पर पीला पंजा चला। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक फोन लाइन पर है। अशोक, क्या अपडेट है? अतिक्रमण हटाए गए हैं? जी बिल्कुल, 28 तारीख से अजमेर उर्स का झंडा जो है वो चढ़ने वाला है। इसके बाद लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जायरीन अजमेर पहुंचेंगे। इससे पहले आज नगर निगम ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मदद से आसपास में जो बड़ी संख्या में हो रहे अतिक्रमण को हटाया है। इस दौरान अंदरकोट इलाका हो या फिर जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसके आसपास, या फिर जो पुरानी नई सड़क है उस पे, और जो दरगाह बाजार और जो नला बाजार है वहां पर से जो आने वाले जायरीन हैं उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, इसे लेकर तमाम जो अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिए गए थे, स्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिए गए थे, उन पर जो है कार्रवाई की गई है और कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर विरोध भी किया गया और बताया गया कि यहाँ पर जो है मस्जिद का कोना तोड़ दिया गया। तो इसको लेकर जो है थोड़ा सा विरोध हुआ था। उसके चलते नगर निगम प्रशासन ने दरगाह थाना पुलिस की मदद से 2 जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया है और इस मामले में सभी से समझाइश करते हुए यही अपील की जा रही है कि उर्स जो मेला है उसमें बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं, जायरीन आते हैं, उनमें किसी की तरह की तकलीफ न हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई को किया जा रहा है। ऐसे में सभी शांतिपूर्ण रूप से अपनी जो व्यवस्था है वो बनाए और जो अतिक्रमण है उसको हटाने दिया जाए। तो इसको लेकर जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल जो है दरगाह के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें ये जो कार्रवाई है वो जारी है और अभी नला बाजार और इसके साथ साथ जो दरगाह बाजार और धान मंडी है वहां पे भी इस कार्रवाई को यहाँ पर जो अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि बहुत पुराना एरिया है अंदरकोट और जहां पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण पहले कर लिए गए थे और उस पर जो है लगातार कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो आज इस पर जो है इस तरह की कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, आए दिन इस तरह की समस्या वाहन चालकों को, आम लोगों को आती है, क्योंकि दोनों तरफ से अतिक्रमण होकर के ये रास्ता बेहद संकरा हो गया, बहुत कंजेस्टेड हो गया है। चाहे वो दरगाह बाजार की बात कर लीजिए, अंदरकोट की बात कर लीजिए, दिल्ली गेट की बात कर लीजिए, तो ऐसे में जरूरी थी इस तरह की कार्रवाई। जी बिल्कुल, जरूरी थी। और क्योंकि दरगाह बाजार एक मुख्य जो है बाजार है, उसके अलावा जो अंदरकोट से पुराना जो रास्ता था जो नई सड़क के नाम से है उसको भी लोगों ने जो है अतिक्रमण करके रोक लिया था। ऐसे में उधर से इस कार्रवाई को आज जो है शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जो है अस्थायी अतिक्रमण को तोड़ा गया है। जो करीब 2 से 5 फीट तक जो जिन्होंने अपने घर के या दुकान के बाहर जो अतिक्रमण कर लिया था उसको यहाँ पर हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी और इसी के बाद जो है लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह कार्रवाई उर्स तक जारी रहेगी और अतिक्रमण और हटाए जाएंगे। और इसी बीच राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां महाकाल आरओ प्लांट पर 4 युवकों ने हमला किया है। प्लांट के मालिक पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले में पीड़ित जान बचा करके मौके से भागा है। पीड़ित राकेश टेलर ने जाकर के थाने पर रिपोर्ट दी है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देवगढ़ थाना इलाके के पारडी गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर आरओ प्लांट के मालिक पर हमला हुआ है। आरओ प्लांट के मालिक पर यह जानलेवा हमला बदमाशों की तरफ से किया गया और इसके बाद पीड़ित थाने पहुंचा, शिकायत दी। बहरहाल ये जो तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और अब चलते कोटपुतली, जहां पर बड़ी खबर मिल रही है। बच्चे के बोरवेल में गिरने के मामले को लेकर के पाइलिंग मशीन से खुदाई का काम अब पूरा होने वाला है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही चेतना को बाहर निकाला जा सकेगा। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो समाप्त हो पाएगा और इसके बाद अब 10 फीट की सुरंग बनाने का भी काम शुरू होगा। 170 फीट की गहराई में उतर करके एक्सपर्ट्स की टीम एक सुरंग बनाएगी। 68 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब चेतना बोरवेल के भीतर है और लगातार 3 दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हो गया। आज चौथा दिन है और आज चौथा दिन है
जब उम्मीद अब आज की जा रही है कि आखिरकार जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो रेस्क्यू टीमें हैं, वो चेतना तक पहुंच पाएंगी और चेतना को बाहर निकाला जा सकेगा, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार और इस इंतजार के बीच रेस्क्यू टीमों की तरफ से भी लगातार मेहनत की गई है, कोशिश की गई है। हमारे सहयोगी हीरालाल लगातार मौके पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हीरालाल का रुख कर लेंगे। हीरालाल, क्या अपडेट है? अब कितना और इंतजार हमें करना पड़ेगा? तो हीरालाल तक लगता है कि आवाज़ नहीं जा रही। हम कोशिश करेंगे फिर से उनसे जुड़ने की, क्योंकि हीरालाल लगातार मौके पर हैं, रात दिन अपडेट भेज रहे हैं और पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोटपुतली की तस्वीरें, जहां पर अब जो उम्मीदें हैं वो अब इस तरफ है कि जल्द चेतना को बोरवेल से बाहर निकाला जा सकेगा। जो पैरेलल गड्ढा किया गया है वो पूरा हो गया लगभग 170 फीट का, और उसके बाद में अब यहां से 170 फीट की गहराई में एक्सपर्ट्स की टीम उतरेगी और एक सुरंग बनाएगी। हमारे सहयोगी हीरालाल मौजूद है वहां पर कोटपुतली में और जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। हीरालाल, क्या अपडेट है अब? इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है कि जो बी प्लान था उसके तहत जो पाइलिंग मशीन यहाँ बुलाई गई थी, क्योंकि देर रात को जो पहली पाइलिंग मशीन थी उसका कार्य रोक दिया गया था, क्योंकि 150 फीट की गहराई तक जो खुदाई कार्य उस मशीन द्वारा किया गया था। उसके बाद अधिक खुदाई करने के लिए दूसरी मशीन जो 200 फीट तक की खुदाई करने की सक्षम है उसको यहाँ बुलाकर खुदाई कार्य करवाया गया था। तो लगभग वो खुदाई का कार्य अब पूर्ण होने को है। तो कहा जा सकता है कि इसके बाद जो एक्सपर्ट की टीम है, क्योंकि जो सिविल डिफेंस की जो और साथ में जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम के जो एक्सपर्ट हैं वो उस 170 फीट की गहराई में नीचे उतरेंगे। उसके बाद एक 10 फीट के जो होल बनाया जाएगा, एक सुरंग बनाई जाएगी। वो जो सुरंग का कार्य होगा वो टोटली मैन्युअली होगा, क्योंकि इतनी फीट नीचे गहराई में जाकर सुरंग खोदना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण काम होता है। मिट्टी ढहने का भी डर रहता है, ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, साथ ही अंधेरा रहता है और तापमान भी अधिक रहता है। तो किसी प्रकार की उनको नुकसान नहीं हो, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो, तो काफ़ी गंभीर और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसको देखते हुए काफ़ी जो 170 फीट की गहराई का कार्य वो एक्सपर्ट के द्वारा किया जाएगा और वो मैनुअली होगा। हीरालाल, हाँ, हमारे कैमरा सहयोगी से कहिए कि थोड़ी तस्वीरें भी दिखाते जाएं और आप बताएं कि आखिरकार अब पूरा ऑपरेशन अब कैसे चल रहा है। जी बिल्कुल, मेरे सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि तस्वीरें वो दिखाएं कि अपने दर्शकों को किस प्रकार से जो एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम यहाँ इस रेस्क्यू कार्य को अंतिम रूप देने के प्रयास में जुटी हुई है। एक जो एक्सपर्ट की टीम जो नीचे जाएगी, 170 फीट की गहराई के नीचे उतर के जो सुरंग बनाने का कार्य किया जाएगा, उनका चयन किया जा रहा है कि कौन एक्सपर्ट है जो उस सुरंग में होल में जाके और सुरंग बनाने का कार्य करेगा। आप देख सकते हैं ये पाइलिंग मशीन है, इसके जरिए जो 170 फीट की गहराई तक का जो खुदाई का कार्य किया जा रहा था वो लगभग पूर्ण होने को है। ये जो कुछ पाइप है जिसके द्वारा जो जब एक्सपर्ट की टीम नीचे उतरेगी उस पाइप के जरिए, क्योंकि नीचे नेटवर्क नहीं आता है, तो उस संवाद स्थापित करने के लिए इस पाइप के जरिए वो आपस में बातचीत कर सकेंगे, एक दूसरे को अपना मैसेज पहुंचा सकेंगे। साथ ही यहाँ ड्रिल मशीन भी लाया गया है और वो जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रस्सी के सारे डंडे लगा के एक सीढ़ी नुमा उपकरण बनाया गया है, ताकि इस रस्सी के सारे जो एक्सपर्ट की टीम है नीचे 170 फीट की गहराई में उतरेगी और उसके बाद उस जो सुरंग बनाकर उस बच्ची को जो रेस्क्यू किया जाएगा वो इन्हीं तमाम उपकरणों की सहायता से रेस्क्यू जो ऑपरेशन है उसको अंतिम रूप जो दिया जा रहा है उसको कंप्लीट किया जाएगा। हालांकि अभी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कब तक पूरा किया जाएगा इसमें अभी समय जरूर लगेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो सुरंग बनाई जाएगी 170 फीट की गहराई के बाद जो 10 फीट का जो सुरंग बनाना है उसमें कहीं ना कहीं 5 से 6 घंटे का समय जो लगा, क्योंकि सारा कार्य मैनुअली किया जाएगा। अब तक जो प्लान भी एग्जीक्यूट किया गया था जिसके पाइलिंग मशीन द्वारा जो खुदाई की गई थी, क्योंकि 150 फीट पर पत्थर आ गया था, पत्थर की एक लेयर आ गई थी जिसकी वजह से जो पहली वाली मशीन थी उसको खुदाई करने में असक्षम थी। उसके बाद दूसरी मशीन यहाँ बुलाई गई और वो खुदाई कार्य शुरू किया गया। जी बिल्कुल हीरालाल, लेकिन ये पूरा प्रोसीजर अब अगर अब हम बात करें कि एक सुरंग बनाई जाएगी, कितना वक्त और लगेगा?
मैं बताना चाहूंगा कि जो 170 फीट क्योंकि 163 फीट की गहराई पे बच्ची के बोरवेल में फंसे होने की जो जानकारी हमें मिली थी, उसके बाद जो 170 फीट की गहराई तक जो अधिकारियों के मुताबिक जो उनका कहना है कि 170 फीट की खुदाई जो इस मशीन के द्वारा की जानी थी वो लगभग अब पूर्ण हो चुकी है और पाइलिंग मशीन का कार्य जहां तक देखा जा रहा है कि वो पूर्ण हो चुका है। इसके बाद अब जो होल बनाने का जो कार्य किया जाएगा कि 10 फीट जिस जगह बोरवेल में जो बच्ची फंसी है उससे 10 फीट ये 170 फीट के जो एक अलग से स्पैरेरल गड्ढा बनाया गया है उससे 10 फीट की दूरी पर ही बच्ची फंसी हुई है, लेकिन बच्ची 130 फीट 163 फीट की गहराई में फंसी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो जो उस दूरी को तय करने में जो सुरंग बनाई जाएगी 10 फीट की जो सुरंग है वो उसको बनाया जाएगा। इसके बाद जो बच्ची को जब निकालने का जो प्रयास किया जाएगा मैनुअली वो कार्य हुआ तो उसमें कम से कम 6 से 7 घंटे का जो कार्य है वो लगेगा। यहाँ पर जो एडीएम है प्रशासनिक अधिकारी लगातार जो मॉनिटरिंग करें पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में कितना समय और लगेगा, कितना समय है जो व्यतीत होगा, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन को चालू हुए 62 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। और उन्होंने पहले अपना पूरी एक्सरसाइज भी कर ली थी, उससे पहले उन्होंने पूरा अपना जो एनडीआरएफ ने काम भी किया था और पैरेलल हमने जो है ये काम भी स्टार्ट करा दिया था ताकि जो है वो बचाव करे हो सके। हमारा यही प्रयास है। सर फाइलिंग मशीन देरी से पहुंची है? नहीं वो साथ में ही वहाँ से, क्योंकि दूरी से आती है थोड़ा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि हैवी मशीन होती है और 15-20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। उसकी असेंबलिंग करानी पड़ती है तो थोड़ा इसके लिए रास्ता भी क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रेलर जो आता है उसमें 75 फीट के लगभग होता है वो ट्रेलर। तो गांव में रास्ते छोटे होते हैं, फिर वो रास्ते क्लियर कराना और अन्य काम जो है वो करके फिर इसको यहाँ इंस्टॉल करना, असेंबलिंग में टाइम लगता है। और हमने एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे 2 मशीनें मंगा ली ताकि एक में कोई दिक्कत आए तो फिर दूसरी हमारे पास तैयार है। तो हमने 2 मशीनें मंगा ली थी। रात को पूरा काम चल रहा है, ड्रिलिंग जारी है। और रात को बीच में ड्रिलिंग की जा रही थी तो एक पत्थर की मोटी लेयर आ गई थी, तो वो उसको लेयर को हटाने के लिए फिर हमने तुरंत प्रभाव से एक हमारे पास और रिजर्व मशीन और थी, फटाफट उसको हमने लगाया और उसको लगा के उस पत्थर की सीसीटीवी कैमरे से बालिका दिख पा रही है, उसका क्या मूवमेंट है उसके बारे में? अभी तो हमारा जो है एनडीआरएफ की टीम सारी चीज़ ऑब्जर्व कर रही है और जब उसके बराबर से जैसे ही वो होगा उसके फाइलिंग करके जो कंप्लीट हो जाएगा टनल के बाद में फिर हम उसको असेस कर पाएंगे, तब वो चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो पाएंगी। सर सबसे बड़ी बात प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है एनडीआरएफ को, यहाँ सारे डिसीजन पावर्स जो है वो एनडीआरएफ के हाथ में है। हाँ बिल्कुल, वो एनडीआरएफ की गाइडेंस रहती है, उनकी एक्सपर्टाइज टीम होती है, तो एक्सपर्टाइज टीम की गाइडेंस के अकॉर्डिंगली जो है उस चीज़ को असिस्ट किया जाता है, रिक्वायरमेंट जो रहती है उसको असिस्ट किया जाता है। इसी प्रकार कार्य कब से शुरू होगा? हाँ जी, सुरंग बनाने का जो कार्य है वो कब से शुरू हो जाएगा? ये अभी मोटा मोटी अभी थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है इसमें। टनल का काम होगा, अभी पाइलिंग का काम हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, और उसके बाद टनल का काम स्टार्ट हो गया। टीम हमारी तैयार है और जो भी उसको आवश्यक रिक्वायरमेंट है, टीम को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जो अंदर कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी और अन्य जो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो हमने उससे पहले ही हमने तैयारी कर ली। पूरी टीम हमारी तैयार है। एनडीआरएफ के निर्देशन में उस टीम को हमने ब्रीफिंग भी करवा दी, जो भी उनको रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरा यहाँ हमने उसकी पूर्ति की। सर और कौन कौन सी टीमें काम कर रही हैं? पिछले 4 दिन से बराबर लगातार यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और आपके प्रशासन के अलावा भी और कौन कौन सी टीमें काम कर रही हैं? इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम है और एसडीआरएफ की टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है, उसके अलावा जो मेडिकल टीम हमारी यहाँ पे है, उसके अलावा जो ऑफिसर्स की में बीच बीच में जैसे कई बार जरूरत पड़ती है तो पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर हैं वो रहते हैं, और टेक्निकल टीम हमारे पास भी रहती है, पीएचडी की टीम भी है, क्योंकि बोरिंग के संदर्भ में कोई मैटर डिस्कस करना हो तो वो हमारे पास वो टीम रहती है। सर रेड माइनर टीम को भी यहाँ बुलाया गया है, क्या उसका भी सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि वो इस पद्धति में जो दक्ष है उनसे कोई मदद? हाँ, ये उनकी मदद लेंगे हमने, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड में इस तरीके का टनल के थ्रू उन्होंने कार्रवाई की थी, तो वो भी हम उनकी भी असिस्टेंस लेंगे। इसके अलावा हमारे पास में एनडीआरएफ की जो मेन टीम जो है वो टनल के लिए एनडीआरएफ की मेन मुख्य टीम भी है हमारे पास में, और उसकी असिस्टेंस के लिए 2 टीमें और है हमारे पास में, जिसमें रेड माइनर्स के हिसाब से जो वो किस तरीके से टनल जाके
पायलिंग मशीन से कितनी खुदाई और करना बाकी है? अब करीबन 3-1 फीट पेंडिंग है, अभी चल रहा है, क्योंकि वो पत्थर की वजह से वो मशीन को आगे वर्क करने में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन लगातार हमारा काम जारी है। 24 आवर्स रेस्क्यू ऑपरेशन जारी चल रहा है और हम पूरी मेहनत और हमारी पूरी लगन से हम सोच रहे हैं। संतुष्ट है प्रशासन की तरफ से? हाँ, वो बिल्कुल परिवार के लोग संतुष्ट हैं। कल बात भी थी, डीएम मैम ने भी उनसे बात की थी। परिवार के लोग जो भी अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उससे वो संतुष्ट हैं। वो कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल पूरी टीम अच्छे से काम कर रही है और हमारा भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। क्या इस देश की सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करके बच्ची को बचाया जा रहा है? ये इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, वो तो एनडीआरएफ की जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत जो उनकी गाइडेंस रहती है उसको फॉलो। ठीक है जी बिल्कुल, ये एडीएम थे जिनका कहना है कि 3 फीट के लगभग अभी खुदाई और करना बाकी है, क्योंकि जो टनल बनाया जा रहा है, जो गड्ढा खोदा जा रहा है, उस गड्ढे में पत्थर आने की वजह से जो रेस्क्यू करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो कहीं ना कहीं समय में देरी उसका कारण बन रही है। तो 3 फीट की जो खुदाई का कार्य है वो और बाकी है, तो जल्द ही ये 3 फीट का कार्य जो पाइलिंग मशीन के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद जो 3 टीमें उस टनल में उतरकर जो सुरंग बनाने का कार्य है वो किया जाएगा। उसके लिए 3 टीमें गठित की गई है, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो सिविल डिफेंस है, उनके जो दक्ष लोग हैं, जो प्रशिक्षित लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, उनकी टीमें तैयार की गई है। साथ में रेड जो माइनर टीम है उसके सदस्य भी यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि वो इस प्रकार के जो चूहा पद्धति जो कार्य है उसमें वो दक्ष माने जाते हैं। तो उस टीम को भी यहाँ बुलाया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो नीचे जब सुरंग का बनाने का कार्य किया जाएगा, जो इक्विपमेंट टीम द्वारा उपयोग में लिए जाएंगे, वो सारे इक्विपमेंट आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जो ये टीमें हैं तैयार हो रही हैं। जो सुरंग बनाने का कार्य जब स्टार्ट होगा, ये रस्सी के सारे एक सिड्डी नुमा उपकरण बनाया गया है, जो इस सिड्डी को है, इस सिड्डी के जरिए ही उस 170 फीट की गहराई में जो एक्सपर्ट टीम है वो नीचे उतरेगी। ये रस्सियां हैं, ये पाइप है और ये पंखा किसी क्योंकि 170 फीट की गहराई में जब एक्सपर्ट टीम के सदस्य नीचे उतरेंगे तो जाहिर सी बात है कि नीचे तापमान अधिक होने की वजह से उनको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, अन्य स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए यहाँ पंखा भी मंगवाया गया है। उस आपातकालीन परिस्थितियों में किस प्रकार से उनसे निपटा जा सके, ड्रिल मशीन भी यहाँ बुला ली गई जब सुरंग खोदी जाए, क्योंकि मैनुअली वो सुरंग बनाने का कार्य है वो लगातार उनके द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार से जो सुरंग बनाने का कार्य किया जाएगा उसके लिए दक्ष लोगों की जो टीम है वो तैयार कर ली गई है और शीघ्र ही जो सुरंग बनाने का कार्य है वो जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल हीरालाल, अब सुरंग में कितना वक्त लगेगा ये भी देखने वाली बात है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार लोग भी अब इंतज़ार कर रहे हैं चारों तरफ। एक बार उनकी तस्वीर भी हमारे दर्शकों को दिखाइए कि कैसे चारों तरफ लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, कब ये बच्ची जो है अब वो बोरवेल से बाहर निकले। जी बिल्कुल, देखिए 23 दिसंबर की दोपहर 2 बजे जब ये बच्ची गिरी थी, उसके बाद लोगों को बेसब्री से इस बात का इंतजार था कि बच्ची को जल्द से जल्द उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं जो देरी हो रही है वो एक चिंता का कारण जरूर है। तो आसपास के जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हो गए थे रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए, किस प्रकार से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो आज इस ऑपरेशन को आखिरी रूप देने का जो अंजाम की कोशिश है वो प्रशासन द्वारा की गई, उनकी कोशिश है कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जा सके। जो ग्रामीणों की भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई थी, हमने सुबह तस्वीरों में दिखाया था, बड़ी संख्या में लोग यहाँ। बिल्कुल हीरालाल, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, जहां मिर्जापुर में नाले में एक भ्रूण मिला है। 7 से 8 महीने का ये भ्रूण बताया जा रहा है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। कोतवाली थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। पुलिस जब पहुंचेगी जांच करेगी भ्रूण किसका है। मिर्जापुर में नाले में भ्रूण मिलने की जानकारी सामने आ रही है। सवाई माधोपुर के इलाके से बड़ी खबर है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, काफी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन अब पुलिस को भी सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचेगी, उसके बाद ही यह पता लगा पाएगी कि आखिर ये भ्रूण यहां पर किसका है। 7 से 8 महीने का भ्रूण बताया जा रहा है।
उधर बीकानेर में गुसाईसर से कतियासर के बीच में नेशनल हाईवे के लिए निर्माण हटाने के दौरान जिला प्रशासन ने बीजेपी नेता के घर पर भी बुलडोजर चलाया और 80 लोगों के घर तोड़ दिए। बीजेपी नेता के घर के कुछ हिस्से को तोड़ा गया। इसके बाद बीजेपी आईटीसीएल के संभाग संयोजक कोजूराम सारस्वत ने अपने टूटे हुए घर का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा को टैग करते हुए लिखा कि आज हमारा घर टूटा है, कल तुम्हारा गुरु टूटेगा। और साथ ही अर्जुन मेघवाल, मदन राठौड़ से भी उन्होंने बात की है। सारस्वत ने कहा कि रोड गांव के बाहर से निकलनी चाहिए थी, लेकिन इसे जबरन गांव के भीतर से लेकर के आया गया है, जिससे कई लोगों के घर टूट गए हैं। इस कार्रवाई में राजेरा गांव के 80 घरों को तोड़ दिया गया है। सुमित गोदारा जी पर तो आरोप इसलिए है कि इन्होंने हमारे या तो ये क्षेत्र में आते नहीं या इनको हमारे गांव का ज्ञान नहीं। इन्होंने शीर्ष नेतृत्व को गुमराह किया कि किसी का मकान नहीं टूट रहा है और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब जब 20 फुट की गली आप 40 फुट की ले रहे हो तो स्वाभाविक है नुकसान तो होगा ही। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ मकान बनाते हैं और इन्होंने 80 लोग उसमें से 30 हमारे SC/ST के गरीबों के मकान उजाड़ दिए। इसलिए लोगों में बहुत रोष है और रोष में आकर के और अपनी राजनीतिक कुंठा निकालने के लिए ऐसा घृणित कार्य किया है, इसलिए आरोप लगाना पड़ रहा है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां स्टंटबाज युवकों ने पुलिसकर्मी को टक्कर मारी है। WTP के सामने पुलिसकर्मी को टक्कर मार करके ये दोनों युवक बाइक पर फरार हो गए हैं। कांस्टेबल जो है अब वो कांस्टेबल इन स्टंटबाजों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने आकर के जब रुकने का इशारा किया तो इन्होंने गाड़ी को और तेज कर दिया। इससे कांस्टेबल गिर भी गए टक्कर से और इसी दौरान ये दोनों युवक मौके से भाग गए। युवकों की तलाश अब पुलिस ने शुरू कर दी है। ये वीडियो वायरल हुआ है। राजधानी जयपुर के जेलिन मार्ग का ये वीडियो है, जहां पर WTP के ठीक सामने घटना हुई है। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।